जीतने के बाद लोकसभा के किस एजेंडे को बताना मतलब प्रमोट करना चाहेंगे? सबसे पहले किस एजेंडे को करेंगे? जैसे स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से फंड हम बनाएंगे ताकि जो हमारे युवा हैं वो वहाँ पर अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं, स्वावलंबी होना चाहते हैं, कोई उन्होंने कोई नए प्रयोग को करना चाहते हैं तो वो उसको कर सके, उसके लिए एक फंड हम डेवलप करेंगे। आजकल जैसे कि छोटी बच्चियों के साथ अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है और अनवांटेड एक्सरसाइज प्रैक्टिस हो रही है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे ताकि उनका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर रहे? अगर माइनर के साथ बलात्कार होता है उसके लिए मौत की सजा है, तमाम तरह के कानून हैं, लेकिन हम ये जानते हैं इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मॉरल वैल्यूज को इसको हम बढ़ावा दें। आपने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर इतना ध्यान दिया, तो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या विजन है? उसके लिए आज एक टेक्नोलॉजी आई है, वो सेग्रीगेट कर देता है हर चीज़ को अलग, प्लास्टिक को अलग, लोहे को अलग, पानी अलग अलग, और जो उसमें पानी बचता है उस पानी को पीने लायक बना देता है। लेकिन थोड़ा महंगा है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है और इसका समाधान होना चाहिए। 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो हमारे विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे? ये ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता है, ईमानदारी है, ये देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। और जो भारत, आप लोगों ने तो सर्वे पढ़ते थे कि भारत भ्रष्टतम देशों की सूची में भारत आता था, आज भारत उस सूची से हट गया है। आज ईमानदारी से काम हो रहा है। देश भ्रष्टाचार की जो लांछन लगते थे, जो आरोप लगते थे, जो भ्रष्टाचार होता था, आज 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचार हमारी केंद्र की सरकार को कोई भी आरोप उस पर आज तक नहीं लगा पाया है। ये चीजें हमको विकसित भारत की हो रही है। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप जीतने के बाद लोकसभा के किस एजेंडे को बताना मतलब प्रमोट करना चाहेंगे? सबसे पहले किस एजेंडे को करेंगे जीतने के बाद? जैसे स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से फंड हम बनाएंगे ताकि जो हमारे युवा हैं वो वहाँ पर अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं, स्वावलंबी होना चाहते हैं, कोई उन्होंने कोई नए प्रयोग को करना चाहते हैं तो वो उसको कर सके, उसके लिए एक फंड हम डेवलप करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बनारस से चुनाव लड़ा था 2014 में पहली बार, तो आप सबको ध्यान होगा कि उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपने आखिर काशी को ही क्यों चुना? उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, सबको याद होगा। और गंगा की निर्मलता, गंगा की अविरलता, गंगा की, इस पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और आज तमाम जो नाले थे जो गंगा जी में गिरते थे वो पूरी तरह टेप कर दिए गए हैं। गंगा आज हम लोग आचमन भी करते हैं, जल के पीने लायक भी, जल पीने लायक है। लेकिन उनका विजन केवल इतना नहीं था, उन्होंने इससे आगे की बात करी, अर्थ गंगा की बात करी। और उन्होंने कहा कि गंगा जी के तट से और 5 किलोमीटर इधर, 5 किलोमीटर उधर, लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई अगर गोमुख से हम देखें और गंगा सागर तक जाएं तो 2500 किलोमीटर, तो 5,500 किलोमीटर का क्या हो गया, उसका तटीय क्षेत्र हो गया। तो इस तटीय क्षेत्र को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए डेवलप करें, क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है उसमें जो हम खाद इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं धरती को पॉल्यूट करता है। और इसलिए ये दोनों तरफ ये हम ऑर्गेनिक बनाएंगे ताकि पॉल्यूशन भी ना हो और जो किसान को जो फायदा होने वाला है वो फायदा भी हो। तो उस परिकल्पना को लेकर, क्योंकि हम गंगा जी के किनारे हैं और उद्गम से हम लोग उद्गम के हम लोग हैं, गंगा जी के मायके के हम लोग हैं, तो हम इस दृष्टि से तमाम हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूथ को चाहेंगे इस दिशा में लोग काम करेंगे, उनको हम सहयोग करेंगे। मेरा नाम साक्षी रावत है और मेरा आपसे ये सवाल है, जैसे कि आपकी सरकार है तो वो
जैसे कि एजुकेटेड वुमेन्स है और मेच्योर वुमेन्स है, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा कर सकती हैं और अपना ख्याल रख सकती हैं। लेकिन आजकल जैसे कि छोटी बच्चियों के साथ अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है और अनवांटेड एक्सरसाइज प्रैक्टिस हो रही है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे ताकि उनका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर रहे? बच्चों के लिए एक फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, ऐसे एक देहरादून में उसकी शुरुआत करी थी, एक उधम सिंह नगर में शुरुआत करी थी। दो का तो मुझे ध्यान है क्योंकि मैंने स्वयं वहां जाकर के और शुरुआत करी थी, देखा था वहां पर किस तरह की व्यवस्था है। तो ये तो हमने एक शुरुआत करी, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता होगी अगर जरूरत हुई तो। दूसरी बात, जो हमारी बेटियां हैं उनको हमको सिखाना होगा, उनको हमको बताना होगा कि क्या है कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। ये छोटी छोटी चीजें हमको बच्चों को बतानी होगी। लेकिन एक बात जो माननीय शिव खेड़ा जी ने यहाँ पर कही कि नियम कानून तो है, आज भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा कैरेक्टर क्या है, हमारा चरित्र क्या है। अगर चरित्र ठीक है तो ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मॉरल वैल्यूज, मॉरल एजुकेशन, इस पर फोकस करने की जरूरत है। परिवार में इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सारी जो बच्चे हैं वो किसी न किसी परिवार से होते हैं, किसी न किसी परिवार से होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बेटा हो या बेटी हो, वो किसी न किसी परिवार से आते हैं। तो जो प्राथमिक जो उसकी शिक्षण है, जो उसको चरित्र की शिक्षा है, वो घर से अगर उसको ठीक से हम देंगे तो उसके लिए हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, अध्यात्म के शरण में जाना होगा। हम अपने जो हमारा संघ कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है, उस सोसाइटी को हमको सीखना होगा, उस सोसाइटी के साथ हमको जाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि जब हम मॉरल वैल्यूज को समझें, हमारे यहाँ तो कहा गया है कि सब हम भाई बहन, ये तो भारत का ही कॉन्सेप्ट है दुनिया के लिए, हम सब दुनिया को भाई बहन के रूप में देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा इन चीजों की ओर ध्यान देना होगा। कानून, बहुत अच्छे कानून बने अब तो। अगर माइनर के साथ बलात्कार होता है उसके लिए मौत की सजा है, तमाम तरह के कानून हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम मॉरल वैल्यूज को, इसको हम बढ़ावा दें। थैंक यू सर। सर नमस्कार, नमस्ते भैया। मेरा नाम विश्वनाथ है और मैं हरिद्वार से आता हूँ। बहुत अच्छा सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि हरिद्वार हम जानते हैं कि एक पॉपुलर धर्म स्थल है और यहाँ पर हर एक दिन लाखों की संख्या से टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि सर आपकी सरकार जब आई तो आपकी रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने चली गई। अब सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जब आपने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर इतना ध्यान दिया तो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्या विजन है? जो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के तमाम तरह की रिसर्च सामने आ गई है और कुछ प्रयोग हमारे देश में, इंदौर जैसे शहर में आज हो भी रहे हैं, नागपुर में हो रहे हैं। जो लिक्विड वेस्ट के लिए तो देश का पहला जो मल्टी स्टोरी जो सीवेज प्लांट है वो हमारा ऋषिकेश में लगा है, क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत कम थी। तो गंगा के किनारे सा जगह थी नहीं, तो उसको 4 स्टोरी बनाया गया और वो देश का पहला ऐसा सीवेज प्लांट है। और आप लोगों को ध्यान हुआ, इस बार बहुत वायरल हुआ था एक वीडियो कि गंगा जी में पूरा गंदा नाला जा रहा है, बहुत वायरल हुआ था, लाखों लोगों ने उसको देखा था। मेरे पास भी वो वीडियो पहुंचा था, मैं मुख्यमंत्री था उस समय, और मैंने उसका संज्ञान लिया। तो अपने तमाम जो इंजीनियर हैं उनको बुला करके कहा कि भाई इसके लिए व्यवस्था करो। देखा तो जगह है ही, फिर उस पर ये मल्टी स्टोरी, वो देखने लायक जगह है। और यही हरिद्वार में जगजीतपुर में, उसमें तो स्वीडन के जो राजा हैं, रानी हैं, वो भी आए थे उसको देखने के लिए कि हरिद्वार में इतना अच्छा सीवेज प्लांट बना है। वो भी इसको देखने आए थे, जो वहाँ के नरेश हैं, अपनी पत्नी के साथ देखने के लिए आए थे। और आप ताज्जुब करेंगे, जब वो हम लोग उनको दिखाया, उनको हमारे इंजीनियर्स ने, सेंटर के मिनिस्टर भी साथ में थे, जो हमारे शेखावत जी हैं वो भी साथ में थे। तो पूरा राउंड मारा, फिर एक बार पूरा कोई स्मेल नहीं था। बाहर आए, फिर पति पत्नी दोनों गए वहाँ पर, वापस गए प्लांट पर, और फिर वहाँ पर बैठ के थोड़ी देर अखबार पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा।
और इतना खुश होकर आए कि बोले हमने भारत में भी क्या इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है कि पूरा सीवेज से भरा पड़ा है पूरा का पूरा, लेकिन स्मेल नहीं है। ये उन्होंने उस दिन बड़ी तारीफ की थी और आज भारत इसमें बहुत मजबूती से आगे बढ़ गया है। मैंने कहा कि तमाम जो नाले हैं, और सबसे बड़ी चिंता थी जो कानपुर का नाला था, जो वहाँ पर जो चमड़े का जो काम होता था, वो तो आज सेल्फी पॉइंट बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें गए थे, मैं भी उसको देखने गया था और वहाँ पर हम सब लोगों ने सेल्फी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सेल्फी ली। एक तो दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि जो वेस्ट है जो, उसके लिए आज एक टेक्नोलॉजी आई है, वो सेग्रीगेट कर देता है हर चीज़ को अलग, प्लास्टिक को अलग, लोहे को अलग, पानी अलग अलग, और जो उसमें पानी बसता है उस पानी को पीने लायक बना देता है। लेकिन थोड़ा महंगा है, लेकिन आज टेक्नोलॉजी है और इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो इसके लिए जागृति लाने का काम किया, आज हमको खुशी होती है। काफ़ी हद तक जरा सा शक्ति चाहिए, लेकिन एक चीज़ मैं आज जरूर महसूस करता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति से कूड़ा कचरा बाहर फेंकता है और कोई उसको टोकता है तो वो लड़ता नहीं उसके साथ। क्या पहले लड़ जाते थे, तेरा क्या मतलब इससे, तो क्या है भाई, अब वो चीज़ नहीं होती। इस अवेयरनेस को भी हमको साथ साथ आगे बढ़ाना। थैंक यू सर। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होगा और 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा। तो हमारे विकसित भारत बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे? थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग, 10 साल पीछे। 10 साल पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी तब हमारी जो इकोनॉमी थी वो $2.62 ट्रिलियन की थी। आज हमारी $3.64 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। आज दुनिया की जो सबसे तेजी से बढ़ती जो अर्थव्यवस्था है वो आज भारत की है। जीडीपी में भारत आज नंबर 1 पर सबसे आगे दौड़ लगा रहा है। चाइना भी पीछे हो गया और तमाम जो विकसित देश जो अपने आप को कहते हैं वो भी पिछड़ गए। इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि 2030-31 तक भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन जिस तरह से भारत की ग्रोथ हो रही है, अब वो कहने लगे कि 27-28 तक ही भारत ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज वही अर्थशास्त्री ये बात कह रहे हैं। बावजूद इसके कि कोरोना जैसी महामारी जिसने सारी दुनिया को एक तरह से बंद सा कर दिया, उद्योग बंद हो गए, व्यापार बंद हो गए, स्कूल कॉलेज, और हम लोग भी अपने अपने घरों में कैद हो गए थे, उसके बावजूद जिस भारत में ऑक्सीजन प्लांट्स की भारी कमी थी, हमारे जितने भी हमारे वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमारे पास लैब नहीं थी जिसमें कोरोना का टेस्ट हो सके। एक लैब थी, वहाँ हम यहाँ से जाते थे और हफ्ता दिन में शुरू में परिणाम आता था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया वोकल फॉर लोकल, और अपने वैज्ञानिकों से कहा, अपने लैब से कहा कि आप जल्दी इसके लिए वैक्सीन का भी काम करिए, और ये तमाम जो हमको कोरोना से फाइट करने के लिए जो भी हमको चाहिए उस पर आप काम करिए। हम सब जानते हैं कि 9 महीने के रिकॉर्ड टाइम में भारत ने वैक्सीन बना ली और अपने लिए नहीं सारी दुनिया को लगभग 100 देशों को वैक्सीन देने का काम किया। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति उस समय, उसके बावजूद भारत ने कोरोना से भी फाइट किया और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। भारत बढ़ाने का ही काम नहीं किया। आज भारत की जीडीपी नंबर 1 पर आज चल रही है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था वोकल फॉर लोकल, और आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए, उसका परिणाम रहा कि भारत की अर्थव्यवस्था, इतना विशाल देश और हमारी अर्थव्यवस्था फिर भी लगातार आगे बढ़ रही है। अब सवाल यह है कि
हम विकसित भारत के लिए क्या जरूरी है, विकसित भारत आखिर कैसे बनेगा। तो आज जब हम दुनिया की जो एक्सपोर्ट होता है, हमारा जो लॉजिस्टिक का खर्चा है भारत का, ये लगभग 16% है। 16% हमारा बैठो बेटा, लॉजिस्टिक का जो खर्चा है 16% है। आज बहुत बेहतर सड़कें बनाई जा रही है, ईंधन भी सस्ता ईंधन, उससे व्हीकल्स चलाने की सुविधा हो रही है, रेल की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, जल परिवहन बहुत अच्छा किया जा रहा है। और कोशिश ये है कि आने वाले 3 सालों में हम इस 16% के लॉजिस्टिक को सिंगल डिजिट में ले आए, यानी कि 9% पर हम अगर लॉजिस्टिक का खर्चा ले आए तो समझ लीजिए कि वर्ल्ड मार्केट में हम अपना माल जब बाजार में बेचेंगे, दुनिया के बाजार में बेचेंगे, तो कितना सस्ता ये सब सामान हो जाएगा। अब जब हमारे पास कमी नहीं है बात की, हमारे पास बहुत होनहार और सृजनशील हमारे बच्चे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन है, और इसलिए उन सब चीजों के लिए आज ये काम हो रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात पर भी फोकस है कि हर स्टेट इस बात पर विचार करे कि हमको कैसे हम लोग ऐसे कुछ उत्पाद अपने यहाँ बनाएं कि जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो विदेशी मुद्रा है, जो डॉलर्स में हमको पेमेंट हो सके। इस पर एक बहुत बढ़िया काम चल रहा है विज्ञान के क्षेत्र में। आज रक्षा उपकरण हम लगभग मुझे लगता है कि 2000 करोड़ का नहीं, सॉरी 20,000 करोड़ का रक्षा उपकरण जो टोटल खरीदते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हम एक्सपोर्ट की कंडीशन में आ रहे हैं। एक्सपोर्ट जितना हम बढ़ाएंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था और दुरुस्त होगी और मजबूत होगी, और हमारे लिए नए नए रोजगार के अवसर होंगे। मोबाइल फोन, मुझे एक बार याद है कि पंडित नरेंद्र तिवारी जी सीएम थे, बोले हमारी अभी हालत है कि ऐसे हाथ में पकड़ के उन्होंने कहा कि ये हमारे देश में नहीं बनता। आज 90% हम अपने देश में बना रहे हैं। ये 10 साल का कमाल है। आज डिजिटली पेमेंट होने से तमाम जो लीकेज, ये सभी भाषा में लीकेज बोलते हैं, वैसे सीधा बोला जाए तो भ्रष्टाचार बोला जा सकता है। आज जो भ्रष्टाचार होता है, राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे, आप लोगों में तो तब जन्म में नहीं हुआ आप लोगों का, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और गांव तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे पहुंचते हैं। ये प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, लेकिन उसका समाधान नहीं निकाला कुछ। आज नरेंद्र भाई मोदी ने डिजिटली जब पेमेंट शुरू हुआ, तो आज सीधा दिल्ली से 100 रुपए चलता है तो सीधा उसके अकाउंट में जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता, ईमानदारी, ये देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। और जो भारत, आप लोगों ने तो सर्वे पढ़ते थे कि भारत भ्रष्टतम देशों की सूची में भारत आता था, आज भारत उस सूची से हट गया है। आज ईमानदारी से काम हो रहा है। देश भ्रष्टाचार की जो लांछन लगते थे, जो आरोप लगते थे, जो भ्रष्टाचार होता था, आज 10 सालों में एक भी भ्रष्टाचार हमारी केंद्र की सरकार को कोई भी आरोप उस पर आज तक नहीं लगा पाया है। ये चीजें हमको विकसित भारत की ओर ले जाएंगी। संक्षिप्त में